मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आज है 13वां। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो देख लें। और 12वें प्रैक्टिस सेट के हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं, उनका भी रिवीजन हम इसी क्लास के एंड में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन में जो 12वें प्रैक्टिस सेट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाइव्स किसकी पुस्तक है? तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किससे है? तो छऊ नृत्य से संबंधित है और पद्म श्री इनको 2024 में दिया गया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1760 को। नेवेली कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 में है। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। 352 का यूज 3 बार हो चुका है। 356 का इस्तेमाल 356 अनुच्छेद का इस्तेमाल 100 से अधिक बार हो चुका है, क्योंकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में इसको लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल का इस्तेमाल अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीदर का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक जिले में स्थित है। और पलक्कड़ किला या अंबर विलास ये कर्नाटक में है। मेहरानगढ़ का फोर्ट ये राजस्थान के जोधपुर में है। अगोड़ा फोर्ट गोवा में है। चापोरा और पोंडा फोर्ट ये भी गोवा में ही है। दोहराजी फोर्ट ये अपर कोट गुजरात में है। पनहाला फोर्ट महाराष्ट्र में है। कलिंजर फोर्ट बांदा उत्तर प्रदेश में है। कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा लाहौल स्पीति और ये सभी हैं हिमाचल प्रदेश में। गोल्डन फोर्ट को इसी के नाम से जाना जाता है। तो किस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कबड्डी में कैंट शब्द का मतलब क्या होता है? तो कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना, जैसे कबड्डी 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 कबड्डी, तो इस बात को कबड्डी में कैंट शब्द से जाना जाता है। और कबड्डी में ही कुछ शब्दावली होती है, जैसे लोना का मतलब होता है ऑल टीम ऑल आउट, यानी कि पूरी टीम ऑल आउट है। और सुपर 10 रेडर 10 पॉइंट बना ले तब। और सुपर 5 डिफेंडर 5 पॉइंट बना ले तो। और टोटल इसमें प्लेयर की संख्या होती है 7 और एक्स्ट्रा होते हैं 5, यानी कि टोटल होते हैं 12। खेलने वाले टोटल होते हैं 7 और एक्स्ट्रा होते हैं 5। इंडिया की कबड्डी टीम कितने वर्ल्ड कप जीत चुकी है? तो अब तक ये 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये ब्रिटेन में होगा। और अगला महिलाओं का कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन ये बिहार में होगा। और प्रो कबड्डी लीग 2014 में शुरू हुई थी और 2024 में ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीत हासिल की है और पटना पायरेट्स को हरा दिया है। और भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में हुई थी। अब है हमारी इम्पोर्टेंट बुक माई डेटलेस डायरी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आर.के. नारायण की पुस्तक है। और इनकी और फेमस पुस्तक है द गाइड, मालगुडी डेज, द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर अ महात्मा और द डार्क रूम। तो ये सभी पुस्तकें हैं आर.के. नारायण की। चेतन भगत की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं 400 डेज, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 5 पॉइंट्स समवन, हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये सभी है चेतन भगत की। रस्किन बॉन्ड की इम्पोर्टेंट पुस्तक है हाउ टू बी हैप्पी, टाइगर इन द टनल। और रॉबिन सिंह की है द 5 AM क्लब, द ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पुस्तक हमको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो ये 1961 में शुरू हुआ था। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये मिलता है 3 वर्ष में, जो पिछले 3 वर्ष है उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। और इस वर्ष में भी कुछ ना कुछ उसने ख्याति प्राप्त की हो, यानी कि 4 वर्ष का अनुभव इसमें देखा जाता है। और पहली बार ये 20 खिलाड़ियों को 1961 में देखा था। और पहले क्रिकेटर बने थे सलीम तुर्रानी।
और पहले फुटबॉलर ये बने थे पीके बनर्जी, और पहली हॉकी की खिलाड़ी बनी थी प्रीतिपाल सिंह, और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोच को, और ये 1985 में शुरू हुआ था। रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 कैटेगरी में ये दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार ये 2002 में शुरू हुआ था, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में शुरू हुआ था। 25 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है, और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, पहले ग्रैंड मास्टर थे, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है माइंड मास्टर, और इसका नाम चेंज कर दिया गया 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और चेंज होने के बाद सबसे पहले ये दिया गया था शरत कमल को 2022 में टेबल टेनिस के खिलाड़ी को, और 2023 में ये बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को दिया गया था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, और 2024 के अभी हाल ही में 2025 में देने की घोषणा की गई थी। और अब की बार 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिए जाने घोषित हुआ है, और ये 4 खिलाड़ी हैं मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, और एक नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि एक नाम कौन सा रह गया जो 4 अब 2024 में देने की घोषणा हुई है। 5वां क्वेश्चन है कोणेश्वरम हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है। पाकिस्तान में कौन सा मंदिर स्थित है? कटास राज और हिंगलाज माता मंदिर। श्रीलंका में है मुंदरेश्वरम, जहाँ पर भी ईश्वरम दिखाई दे, जैसे पंच ईश्वरम, तो स्वरम जो लास्ट में दिखाई दे तो वो श्रीलंका से संबंधित होंगे। नेपाल में है पशुपतिनाथ हिंदू मंदिर। अफगानिस्तान में है असमाई मंदिर। म्यांमार में है गोल्डन पैगोडा मंदिर और आनंद मंदिर। इंडोनेशिया में है तनहै लोट मंदिर, और यूएई में है BAPS स्वामी नारायण मंदिर, और ये पहला हिंदू मंदिर है। नाडा क्या है? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुनील शेट्टी को, और खेल मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक पास हुआ था 2021 में। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। यूनेस्को ने वाडा को 2005 में मंजूरी दी थी, जब भारत में नाडा की स्थापना हुई थी। 6वां क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और केंद्र में महान्यायवादी होता है, ये होता है अनुच्छेद 76 के तहत। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी, और इसका पद का वर्णन है 76 में। और राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 165 में। और एडवोकेट जनरल विधानसभा में शामिल हो सकता है, ये है अनुच्छेद 177। और महान्यायवादी संसद की बैठक में शामिल हो सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। और त्यागपत्र राज्यपाल को प्रदान करेगा। और इसका विशेषाधिकार है जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार का उल्लेख है 194 में। और महान्यायवादी के विशेषाधिकार या सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 105 में। लेकिन न तो महान्यायवादी और न ही एडवोकेट जनरल दोनों ही बैठकों में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। और जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र प्रदान करता है, और इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। 8वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों को मानना बाध्यकारी होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 142, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्य में गवाही के रूप में यूज हो सकता है। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से परामर्श कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 9वां क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 202 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट, और केंद्रीय बजट का उल्लेख
अनुच्छेद 112 में है। राज्य धन विधेयक, राज्य में धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 199 में, विधानसभा में ये पेश होता है। और वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 207 में है। और केंद्र में ये अनुच्छेद 117 का पार्ट 1 और 117 के पार्ट सी में है। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 में और विधानमंडल का गठन की बात अनुच्छेद 168 में कही गई है। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव आया था 1743 में और 1757 से 60 और 1765 से 67 तक 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा था। और इसे भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है और प्लासी की लड़ाई इसी के द्वारा जीती गई थी। बंगाल में द्वैध शासन को इसी ने 1765 में शुरू किया था और बंगाल में द्वैध शासन का अंत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए मदरसा बनाया था। तो ये कहाँ पर बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। और 1772 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था और बंगाल का गवर्नर रहा था 1772 से 75 तक और 1776 से 85 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी और भारतीय ग्रंथों को ट्रांसलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और पहली पुस्तक जिसको ट्रांसलेट किया गया था उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये कालिदास की पुस्तक थी जिसको भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और 1789 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। 1780 में बंगाल गजट अखबार जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा निकाला गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष का है? तो ये 1784 का एक्ट है। इसके तहत BOC और BOD 2 संस्थाओं को बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के 24 सदस्य थे। और इसमें ब्रिटेन के PM थे विलियम पिट, इसलिए इनके नाम पर है विलियम पिट के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट। 13वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो यह है दामोदर और झारखंड में स्थित है। 7 जुलाई 1948 को ये शुरू हुई थी। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर यह आधारित है। और भारत की नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1980 का है। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और इसे छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय वन अधिनियम ये आया था 1927 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 का है। जल प्रदूषण और जल संरक्षण अधिनियम ये 1974 का है। वायु प्रदूषण के लिए एक्ट 1981। जैव विविधता के लिए अधिनियम 2002। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। हंकुल प्रोजेक्ट ये आया था 1970। टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है? ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है टेसी थॉमस को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है सलीम को। और घना पक्षी अभ्यारण्य इसके कर्मस्थली थे। गैंडा संरक्षण के लिए अधिनियम और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट ये दोनों आए थे 1987 में। हाथी प्रोजेक्ट ये आया था 1992 में। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस ये आज ही के दिन यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये 2009 में। प्रोजेक्ट चीता ये 2022 में बनाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। और काजरी ये जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। नीरी की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और वाइट सिटी ये कहा जाता है उदयपुर को, और पिंक सिटी जयपुर को, जिसको सवाई जयसिंह ने बसाया था 1727 में। एनबीएफसी अधिनियम किस वर्ष आया था? 1956 में आया था, और एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एमएफआई की फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और मोहम्मद यूनुस इनके फाउंडर माने जाते हैं। और मोहम्मद यूनुस वर्तमान में जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है उसके नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं। इनको नोबेल अवार्ड भी दिया जा चुका था। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो यह संपत्ति कर, उत्पाद कर, आयकर, निगमित कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीगत लाभ कर, लाभांश वितरण कर और उपहार कर। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये 1/4 हो जाएगा। यदि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फेंकी गई वस्तु वापस न आए इसे कहते हैं पलायन वेग, और ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है 1/6, और भार होता है वेट, और द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और मास ये कभी भी चेंज नहीं होता लेकिन भार चेंज होता है। अगर मास 100 किलोग्राम है पृथ्वी पर तो ये चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन अगर भार 100 ग्राम है तो ये चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला है, F का मतलब होता है फोर्स, G m1m2/r², और m1 और m2 के बीच जो दूरी है उसको r से मापेंगे, और द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। G = F × r²/m1 × m2। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, और ये मान होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। 19वां क्वेश्चन है, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मीथेन 90% होता है, और मीथेन CH4 से इसको डिनोट करते हैं। और एल सेंड्रो वाल्ट के द्वारा इसकी खोज 1776 में हुई थी, और 1776 में ही एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी थी। CH4 या मीथेन गैस दलदली गैस, मार्स गैस और काजल बनाने में इसका यूज होता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक या टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। हड्डी का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी, और सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। इंसेक्ट्स या कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। खनिज का अध्ययन कहलाता है मिनरोलॉजी। अंगूर की खेती कहलाती है विटिकल्चर, और स्तनधारी का अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी। और आज का प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? और पेडोलॉजी और पोमोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है? अब हम करेंगे वो क्लास जो 12वीं क्लास थी, और इसके 3 क्वेश्चन रह गए थे। हम 12वें एपिसोड में इस क्वेश्चन पर आए हुए थे। तो विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में हर वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं, तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और इसे ही प्रजनन या छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। और आवश्यकता कम की हो लेकिन अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी जैसे 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 6 व्यक्ति लगे हुए हैं घर के, और अगर उसमें 4 व्यक्ति भी लगे हुए हों तो उत्पादन पर जितना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लोग छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। और मौसमी बेरोजगारी, जब मौसम होता है तब उनको रोजगार मिल जाता है, और मौसम ना होने पर उनको रोजगार नहीं मिलता। पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, आकार और आयतन इसमें निश्चित होता है। द्रव अवस्था, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित है। जैसे तरल कोई चीज़ है, अगर हम उसको गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरे के आकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका आकार अनिश्चित होता है। गैस, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। प्लाज्मा
प्लाज्मा ये चौथी विधि है। और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट विधि। इसको 1924-25 में बनाया गया था। बोस का मतलब होता है सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया था। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक क्या होता है? तो आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, और गर्भपात का कारण भी यही होता है आयोडीन, और मस्तिष्क इसमें कमजोर हो जाता है। तो हमारा ये एपिसोड तो पूरा हो गया था, हमारा रह गया था 11वां। चलिए हम 11वें एपिसोड के क्वेश्चन को करते हैं। हम इसमें 13वें क्वेश्चन पर आए हुए थे। नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो, और इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि कहते हैं, और इसकी राजधानी है हेलेंसिकी। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं, और इसकी राजधानी है टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और नील नदी का वरदान ये मिस्र को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये भूटान को कहते हैं, और इसकी राजधानी है थिम्पू। बाउल ऑफ शुगर चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, और इसकी राजधानी है हवाना। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। भूमध्य सागर का पन्ना ये इंडोनेशिया को कहते हैं, और साम्राज्यों का कब्रिस्तान ये अफगानिस्तान को कहते हैं, जिसकी राजधानी है काबुल। अवसरों की भूमि अमेरिका को कहते हैं, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। द गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया ये कहा जाता है इंडिया को। दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है इराक। भारत का अश्रुबिंदु कहलाता है श्रीलंका। यूरोप की लाल टोकरी ये कहा जाता है यूक्रेन को। भूतल और समुद्र के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है समुद्र तट। और औसत समुद्र तट की ऊंचाई का मापन हमारे यहाँ मुंबई से होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने, तो उसका मापन उसका आधार होता है मुंबई से, तो मुंबई से उसको मापा जाता है, और मुंबई के हिसाब से ही कोई कितना ऊंचा या नीचा है ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ होता है। समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर का यूज। पटकई पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वांचल में स्थित है, और पूर्वांचल होता है भारत का ये वाला हिस्सा, तो ये होता है पूर्वांचल। और पूर्वी घाट ये होता है, और पश्चिमी घाट ये। पूर्वी घाट में होती हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और पश्चिमी घाट में होते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम में होती हैं पूर्वांचल में। जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में होती हैं तमिलनाडु में। सेबराई की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में। राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में। गवाली की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में मिलती हैं। माइकल पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में। और डफला और अभोर मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में मिलती हैं। 16वां क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? इनको जुलाई 1991 में लागू किया गया था, और इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और 24 जुलाई 1991 को इसको लागू किया गया था। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे वेंकटरमण, और एलपीजी के टाइम ये थे। और उदारीकरण का असफल प्रयास 1966 और 1980 में किया गया था। 17वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, और अपस्फीति होती है मुद्रा आपूर्ति में कमी। ध्वनि की प्रबलता का मापन किस में होता है? तो ये डेसिबल या डीबी में होता है। और ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड ये लाप्लाक्स ने बताया था। और ध्वनि की चाल द्रव में सर्वाधिक चाल होती है समुद्री जल में 1531, और गैसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन में। और सॉलिड में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है 6420 मीटर पर सेकंड। अकीरिया गैस किसको कहा जाता है? जो समूह 18 में मिलती है इनको जीरो गैस, नोबल गैस कहा जाता है, और इनकी संयोजकता 0 होती है, और इसकी खोज रैमजे के द्वारा की गई थी। और समूह 18 की गैसों के नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम और रेडोन। हीलियम का यूज गोताखोर करते हैं, और इसमें हीलियम और क्लोरीन ऑक्सी हीलियम का मिश्रण होता है। और ऑर्गन का यूज बल्ब में किया जाता है। रेडोन इसका यूज कैंसर में होता है, और सबसे बाहरी अकीरिया गैस होती है जो वायुमंडल में नहीं मिलती। फिर आता है समूह 17 जिसे हेलोजन कहते हैं,
और इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में होती है और नीचे जाते हुए ये घटती रहती है। समूह 16 को कहते हैं कैल्कोजन या ऑक्सीजन ग्रुप, और इसमें एक ही धातु होती है और ये होती है पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर और पोलोनियम, और कुल उपधातु की संख्या होती है 7। नेक्स्ट 20वां और लास्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में कोलिकर के द्वारा की गई थी और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली ये लाइसोसोम को कहते हैं, और प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री ये राइबोसोम को कहते हैं, और इसकी खोज पैलेड ने 1956 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1920 में जे थॉमसन ने की थी। और डीएनए का हेलिक्स मॉडल ये वाटसन और क्रिक ने बनाया था। आज का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो और जो हमारी 13वीं क्लास थी उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, पोडोलॉजी और पोमोलॉजी, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।